आपको कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं ना। अब देखो, अब तो सब दिखाई दे रहा है। पर ऐसा हुआ कैसे? अभी थोड़ी देर पहले आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और आपको अब सब दिखाई दे रहा है। चलिए जानते हैं हाउ डू वी सी एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो भी एक सोर्स वहाँ से लाइट आती है और ऑब्जेक्ट पर गिरती है। ये कोई भी सोर्स हो सकता है, कोई एक लाइट का बल्ब हो सकता है, कोई मतलब सन हो सकता है या टॉर्च हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। ये एक सोर्स है, यहाँ से लाइट आई, ये किसी एक ऑब्जेक्ट पर गिरी। ऑब्जेक्ट फिर इस लाइट को वापस भेज देता थप्पड़ मार के, और वो लाइट हमारी आंखों में आके हम आंखों द्वारा रिसीव करी जाती है और जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। यानी कि इस बक्से ने इस लाइट को रिफ्लेक्ट किया, यानी कि अपने पास से भेज दिया, तभी हमें कोई चीज़ दिखाई दी। पर एक सेकेंड, ये लाइट होता क्या है? अभी हम लाइट लाइट बोले जा रहे हैं, ये होता क्या है? दूसरी बात, किस बक्से ने इसको रिफ्लेक्ट क्यों किया, और आखिर रिफ्लेक्शन होता क्या है? आखिर सोर्स क्या होता है? आखिर लाइट में ऐसी कौन सी पावर है जिससे वो हमें, जिससे हम उस चीज़ों को देख पाते हैं? आखिर लाइट में ऐसी कैसी पावर है कि जिससे हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं? पूरे इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं। नमस्कार, आदाब, अभिनंदन एंड आभार। मैं स्वागत करता हूँ आपका 10वीं एकेडमी में, और हम शुरू करने जा रहे हैं अपने पहले चैप्टर को, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। यह फिजिक्स का पहला चैप्टर होने वाला है और ये आज है लेक्चर नंबर 1। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लाइट के बारे में और उसके एक फिनोमेना के बारे में। यानी कि देखो, सबसे पहले चैप्टर का नाम क्या है? लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट के बारे में, फिर उसी के भाई रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे इस चैप्टर में आता है कि आखिर लाइट ही क्या है, लाइट है तो क्या है। चलिए सबसे पहले समझते हैं लाइट क्या है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म है, एक टाइप है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच, देखो पढ़ने का मजा तब आएगा जब मेरे साथ साथ आप लिखते रहोगे। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, साथ साथ लिखते रहो तभी पढ़ने का मजा आएगा। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। सेंसेशन मतलब होता है, यानी कि लाइट एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है जिसकी मदद से, जो प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से हम किसी भी साइट यानी किसी भी जगह को हम सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लाइट की डेफिनेशन सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर रखी हुई है। अब इतना तो पता चल गया कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल जो हम शुरू में देखा था कि एक सोर्स से लाइट आ रही है, चलो उसको थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं सन, मान लेते हैं सुबह 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 हो रखी है और एक सोर्स से लाइट आ रही है। बट एक सेकंड, अभी हमने इस लाइट को रे के रूप में क्यों दिखाया है? अभी हमने इस लाइट को एक लाइन के रूप में क्यों दिखाया है? तो पहला पॉइंट आप जो इसमें लिखोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कि लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में हमेशा। और आपको दिखाई दे रहा है कि ये हमने एक स्ट्रेट लाइन बना रखी है, और इसे क्या कहते हैं ये हम आगे जानने वाले हैं। तो अभी इतना पता चला कि लाइट होती क्या है और वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। तो अभी सबसे पहले हमने देखा था कि सोर्स के बारे में पढ़ा था, सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने। तो सोर्स होता क्या है? सोर्स दो तरीके का होता है। पहला होता है सेल्फ लुमिनस और दूसरा होता है नॉन लुमिनस। अब लुमिनस का मतलब होता है लाइट है, सेल्फ का मतलब अपने पास, यानी कि एक ऐसा सोर्स जिसके पास खुद की लाइट होती है। एग्जाम्पल सन, सन के पास खुद की लाइट होती है। दूसरा नॉन लुमिनस किसे कहते हैं? जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल आप मान लो, जैसे वुड हो गया, बुक हो गया, इसके पास खुद की लाइट नहीं होती है, पर ये दिखते कैसे हैं? सन इनके पास लाइट भेजता है, फिर वो लाइट हमारी आंखों में आती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि सोर्स दो तरीके का होता है, एक तो सेल्फ लुमिनस और एक नॉन लुमिनस। सेल्फ लुमिनस मतलब जिसके पास खुद की लाइट होती है। अगर आप इसका डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, विच पॉसेस मतलब जिसके पास है ऑन लाइट, यानी जिसके पास खुद की लाइट होती है। और यहाँ पे क्या लिख दोगे? विच पॉसेस नॉट लाइट, यानी कि जो अपनी, जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। विच डज नॉट पॉसेस ऑन लाइट, यानी जिसके पास खुद की सोर्स अपने जो
लाइट है वो नहीं होती है। हाँ, इस लेक्चर हमने इतना देख लिया तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप पूरे हमने हमारे मतलब बोल सकते हैं कि 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं बताना चाहूँगा कि देखो अभी तो मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं फील दिलवाने वाला हूँ कि इस चैप्टर में पूछा क्या गया है, हर एक कॉन्सेप्ट को सिखाऊंगा। उसके बाद बात रहती है कि आपके नोट्स बनाने की, साथ साथ आप रफ नोटबुक में नोट्स बना सकते हैं, बट बात रही अगर फेयर नोट्स की तो वो मैं आपको, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ पर जाके मैसेज करोगे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैप्टर के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेल्फ लुमिनस लो लुमिनस हमें पता है क्या, लाइन मैंने लिखी नहीं, आप खुद से लिख सकते हो, बाकी नोट्स तो मैं आपको दे दूंगा तो वहाँ से आप आसानी से कर सकते हो। तो अब इतना समझ आ गया कि सोर्स दो तरीके का होता है, सेल्फ लुमिनस और नॉन लुमिनस। लेकिन बात आई कि लाइट आखिर इस सोर्स से ट्रैवल कैसे करती है, लाइट आखिर यहाँ से यहाँ आती कैसे है, इसके बारे में सोचने की बात है कि लाइट आखिर आखिर ट्रैवल कैसे करती है। तो सबसे पहले देखो लाइट क्या है, एक मीडियम में से ट्रैवल करती है, जो इसको क्या बोलते हैं, मीडियम। सबसे पहली बात आई कि लाइट होती क्या है, हमने जान ली लाइट क्या होती है। दूसरी बात हमने सीखी कि सोर्स किस तरीके का होता है, जिसके पास खुद की लाइट होती है, जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। लाइट सबसे हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब जानेंगे मीडियम के बारे में। मीडियम क्या होता है, सबसे पहले खुद देखो कि लाइट मान लो सूर्य से आ रही है, सन से आ रही है, तो किसी के जरिए तो गुजरेगी। जैसे मान लो बीच में क्या होगी, हवा होगी या वैक्यूम होगा या वाटर होगा, कोई ना कोई तो मीडियम उसके बीच में होगा। मीडियम क्या होता है, जो उसका बीच का इलाका है जिसमें से लाइट निकलती है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू लाइट प्रोपगेट आगे बढ़ती है। सबसे पहले अगर आप मीडियम की डेफिनेशन लिखना चाहो तो ए सब्सटेंस थ्रू विच लाइट, दिखाई दे रहा है आपको, हाँ दिखाई दे रहा है, विच लाइट प्रोपोगेट्स। चलो एक बार डेफिनेशन लिख लो थोड़ी देर के लिए, आपके पास 5 मिनट का टाइम है क्योंकि ऊपर दिख नहीं रहा था। उम्मीद है आपने पॉज करके डेफिनेशन लिख ली होगी मीडियम की। तो अभी हमने समझ आया कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक मीडियम क्या होता है, एक ऐसा सब्सटेंस जिसके जरिए लाइट प्रोपगेट्स हो सकती है। लेकिन अब ये 3 तरीके का हो सकता है, जो सब्सटेंस मीडियम है ये 3 तरीके का हो सकता है। पहला कौन सा, पहला होता है ट्रांसपेरेंट, दूसरा ट्रांसलूसेंट, तीसरा ओपेक्यू। ये तो बचपन में हमने पढ़ रखा होगा। अब जानते हैं कि ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक्यू क्या होता है। तो ट्रांसपेरेंट से आपको साफ समझ आ रहा है, जिसके थ्रू लाइट पास हो सकती है, ए मीडियम थ्रू विच देखो मैं हमेशा पहले बता रहा हूँ, पेज पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि साथ साथ मेरे लिखते रहो, साथ साथ लिखोगे तभी आप अच्छे से सीख पाओगे। तो ए मीडियम थ्रू विच, ओह लाइट की स्पेलिंग गलत होगी, एक सेकेंड, हाँ, लाइट प्रोपोगेट्स, प्रोपोगेट्स मतलब चलती है ईजिली, यानी कि एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू लाइट आसानी से चल सकती है, प्रोपोगेट हो सकती है, निकल सकती है, उसे क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट मीडियम बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है, यानी कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, आप खुद सोच लो कौन कौन सा हो सकता है, ग्लास हो सकता है, एयर हो सकता है, उसके थ्रू लाइट हमें दिखाई देती है। लेकिन ट्रांसलूशन क्या होता है, देखो ट्रांसपेरेंट के थ्रू बिल्कुल हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है लाइट, लेकिन ट्रांसलूशन के थ्रू थोड़ा कम दिखाई देता है। एग्जांपल में समझ में आएगा आपको, पेपर, पेपर के थ्रू हम लाइट देखते हैं तो हमें इतना तो दिखाई देता है कि लाइट आ रही है, बट वो डीम हो जाती है। आप खुद चेक करोगे, दिखाते हैं एक बार, देखो जैसे देखो मैंने आप ये लाइट के पास लेके आया, अभी देखो ये इस पेपर को मैं लाइट के पास उठा के ले गया, तो अभी देखो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे इस पेपर को मैं लाइट के पास ले गया तो आपको लाइट डीम दिखाई देती होगी। अब आपको फील आ गई होगी क्या ट्रांसलूसेंट होता है। तो ट्रांसलूसेंट एक ऐसा मीडियम जिसके थ्रू जो लाइट होती है वो निकलती तो है लेकिन बहुत कम निकलती है। क्या इसमें बोल सकते हैं, देखो डेफिनेशन यही है, ए मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपोगेट्स ईजिली की जगह आप क्या लिख दोगे, पार्शियली लिख दोगे। इसमें क्या लिख दोगे, पार्शियली। मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर आपको बिल्कुल अच्छे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरा जो मेन मकसद है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को समझाना। आप अपनी एनसीईआरटी खोल के या एक रफ नोटबुक लेके बैठा करो ताकि आपको जो जो समझ आए आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखते रहा करो, ठीक है। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। ट्रांसलूसेंट, तो इतना समझ आया कि ट्रांसपेरेंट में तो 100% हमें दिखाई दे रहा था, ट्रांसलूसेंट में थोड़ा कम हो गया। लेकिन अब ओपेक्यू क्या होता है, खुद दिमाग लगा लो, क्या क्या हो सकता है, जी हाँ, जिसके थ्रू 100% या बोल सकते हैं कि जिसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट करे ही ना, बिल्कुल ना करे। जैसे देखो अभी मैंने हाथ अड़ा दिया इसके थ्रू, देखो अभी तो देखो आपको थोड़ा हल्की फुल्की लाइट दिखाई देती होगी, वो टॉर्च ये फ़ोन की फ्लैश है, लेकिन मैं लाइट में बिल्कुल हाथ अड़ा दिया है तो आपको बिल्कुल नहीं दिखाई दे रही है वो लाइट। वो हाथ अड़ा है तो हमेशा के लिए बंद हो गया, अब तो दिखाई दे रहा होगा, समझ आए। यानी कि ओपेक्यू एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू लाइट प्रोपोगेट नहीं कर सकती है, थ्रू विच, देखो सेम सेम वही, थ्रू विच लाइट, जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा,
कैन नॉट प्रोपोगेट। तो इतना अभी हम देखो कहानी कहाँ तक चल रही है। पहले हमने देखा कि किसी एक सोर्स से लाइट आ रही है, इतना देखा हमने कि किसी एक सोर्स से लाइट आ रही है। सोर्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लाइट को समझा, लाइट क्या होती है? लाइट एक एनर्जी है जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, अभी हमने इतना देखा था। अब ट्रैवल कर रही है तो रास्ते से, किसी रास्ते से गुजरेगी ना, तो वो रास्ता तीन तरीके का हो सकता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक हो सकता है। इतना कहानी अभी तक हमने सीख ली है। तो चलो मान लेते हैं अभी थोड़ी देर के लिए कि अभी रास्ता कौन सा? एयर है। एयर कैसा होता है? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, आपको दिखाई देता होगा ना। हाँ, तो एयर के थ्रू गुजर रही है, लेकिन सामने क्या आ जाता है? एक बॉक्स आ जाता है। और अभी हमने देखा कि जो बॉक्स है वो क्या होता है? ओपेक्यू होता है। आपको खुद आप फील कर सकते हो कि अगर बॉक्स के से हमने लाइट फेंकी तो बॉक्स के आर पार जाना बहुत कम हो जाता है। ऐसा बॉक्स समझ लो जो मतलब लोहे का बना है या बिल्कुल ओपेक्यू है, जिसके जा ही नहीं सकता बिल्कुल भी। आप लोहे का मान लो, लकड़ी का मान लो, जिसके थ्रू आगे पीछे लाइट नहीं जा सकती है। तो ये मान लो, या दीवार मान लो, एक दीवार भी ओपेक्यू है, ठीक। तो यहाँ से सबसे पहले एक मीडियम से लाइट गई। यहाँ पहले मीडियम क्या था? एयर था। लेकिन सामने क्या आ गई? एक दीवार आ गई। अब सोचो क्या होगा? लाइट जो सीधी लाइन में जा रही है वो यहाँ पे टकरा जाएगी, और टकरा के क्या होगा? उससे पहले मान लो लाइट को जाना था, इसके इधर तक जाना था, कि इधर एक बार एक सेकंड रुक जाओ। लाइट को इधर जाना था, इधर जाना था, लेकिन जा पाई? बिल्कुल नहीं जा पाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा शेडो। आपको अपनी परछाई दिखाई देती है तो शैडो ऐसे क्रिएट होती है। यानी कि लाइट के रास्ते में जब कोई एक ओपेक्यू सब्सटेंस आ जाता है तो उससे क्या क्रिएट होती है? शैडो। तो आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि शैडो क्रिएट व्हेन एन ओपेक्यू सब्सटेंस कम इन द पाथ ऑफ लाइट। यानी कि शैडो कैसे क्रिएट होती है आपने सीख लिया कि शैडो, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देता होगा। शैडो कैसे क्रिएट? व्हेन एन ओपेक्यू सब्सटेंस कम इन द पाथ ऑफ लाइट। किसी लाइट के रास्ते में जब कोई एक ओपेक्यू, जिसके जरिए लाइट पास नहीं हो सकती है, ऐसा सब्सटेंस आ जाता है तो उससे क्या बनती है? शैडो। लेकिन अभी अगर आपके दिमाग में एक सवाल उठता होगा तो मज़ा आ जाएगा कि कैसा सवाल उठता है कि ओपेक्यू सब्सटेंस आखिर लाइट पास हो क्यों नहीं सकती है। अब इसका सवाल आपको नाइन्थ के हिसाब से मिलेगा, अगर आपने नाइन्थ में थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, कि आपको इतना ध्यान है कि इसके जो सरफेस पर क्या होते हैं? एटम्स होते हैं, राइट। क्या होते हैं इसके सरफेस पर? एटम्स होते हैं। और जिसके एटम्स है वो क्या करते हैं? अभी देखा, हमने देखा कि लाइट क्या है? एक एनर्जी है। लाइट क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी, जैसे ही लाइट आके दरवाज़ा खटखटाती है और इनके एटम से पूछती है क्या मैं अंदर आ सकती हूँ, तो कहते हैं बिल्कुल नहीं। वो इसको थप्पड़ मार के फेंक देते हैं, इसको वापस भेज देते, चल निकल यहाँ से। थोड़ा बहुत इसकी एनर्जी, तो थोड़ी बहुत एनर्जी ले लेते हैं। जैसे मान लो कोई आया आपके कुछ बेचने के लिए, तो आप उससे थोड़ा बहुत अमरूद बेचने आए मान लो, तो आपने एक दो अमरूद चख के देख लिया, बाकी का कि चलो पसंद नहीं आया, हमने अपने अमरूद भी खा लिया और उसको भगा भी दिया। तो इस टाइप की सिचुएशन हो रखी है यहाँ पर। तो यहाँ पे एनर्जी आई, इस एटम पर पड़ी, इन्होंने थोड़े बहुत एनर्जी ली और बाकी इसको भगा दिया कि चल निकल यहाँ से, हमें ज़रूरत नहीं है तेरी, ठीक है। तो ये लाइट भगा दिया। तो अब समझ आया क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके एटम्स एलो नहीं करते हैं अंदर जाने के लिए। और बाकी इसमें डीप स्टडी करना चाहोगे तो आप 12th में पढ़ोगे इसके बारे में, सेम यही चैप्टर दोबारा रिपीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना समझो। अगर कोई पूछे क्यों नहीं जा पाती है, क्योंकि इसके एटम्स एलो नहीं करते हैं जाने के लिए, ठीक है। इसमें कुछ एनर्जी एब्जॉर्व कर लेते हैं और कुछ इसको थप्पड़ मार के भगा देते हैं। तो समझ आया आपको? हाँ, इतना समझ आया कि ओपेक्यू से शैडो बन जाती है। लेकिन अभी हमने देखा कि ये इसको भगा देते हैं, भगा देते हैं। अगर मान लो टीचर पूछे कि बताओ ओपेक्यू जब कोई भी मटेरियल आता है लाइट के सामने तो क्या होता है, तो आप कहोगे भगा देते हैं। ऐसे लिखोगे तो आपके 0 मार्क्स चढ़ जाएंगे। तो लिखोगे क्या? चलिए जानते हैं। तो चलो आगे जानते हैं। थोड़ा आपको लाइट थोड़ी बड़ी हुई दिखाई दी होगी, हाँ अब ठीक है। तो सबसे पहले देखो क्या होता है। मान लो कोई एक बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पर क्या आई? लाइट आई, दिखाई दे रही है? लाइट आई यहाँ से, ओपेक्यू बॉक्स पर यहाँ से क्या आई? एक लाइट आई। तो लाइट को अभी हमने क्या बोला? भगा देते हैं। भगाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। यानी कि जो चैप्टर का जो नाम था उसमें जो सेकंड वर्ड था रिफ्लेक्शन, अब उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यानी कि जो ओपेक्यू तो कब होगा? अब ध्यान से देखो, चैप्टर बहुत ही सिस्टमाइज चल रहा है। पहले हमने लाइट के बारे में पढ़ा, सोर्स के बारे में पढ़ा, कहाँ से निकलती है लाइट उसके बारे में पढ़ा। फिर अगर उसके बीच में कोई सब्सटेंस आ जाए तब क्या होता है। तो पहला हम केस पढ़ रहे हैं जब उसके बीच में क्या आ जाए। फर्स्ट केस में क्या पढ़ रहे हैं? जब उसके बीच में एक, हाँ दिखाई दे रहा है आपको, एक ओपेक्यू सब्सटेंस आ जाए तब क्या होगा। जब भी लाइट के रास्ते में एक ओपेक्यू, जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती, अगर वो सब्सटेंस आ जाता है तो क्या ऑकर होता है? रिफ्लेक्शन होता है। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिखो, इट इज द phenomenon
दिखाई दे रहा है, हाँ। इट इज़ अ फिनोमेनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम इन द, साथ साथ लिखते रहो तभी मजा आ जाएगा चैप्टर पढ़ने में, सच बता रहा हूँ। इन द सेम मीडियम ऑन स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये डेफिनेशन अपनी आ गई है कि ये एक ऐसा फिनोमेनन है, एक ऐसी घटना है बाउंसिंग बैक, जिसमें क्या होती है, लाइट बाउंस बैक करती है। बाउंस बैक बोलते हैं, बाउंस बैक करो अपनी पढ़ाई में, उस टाइप से। इन द सेम मीडियम, जिस मीडियम से आई है उसी मीडियम में लौट जाती है। मतलब समझ नहीं आया, समझाओ। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन का कहाँ पढ़ेंगे, एक सेकेंड। तो रिफ्लेक्शन सबसे पहले हम पढ़ते हैं, चलो कोई भी छोड़ो अभी, एक प्लेन सरफेस मान लो, इसको क्या मान लो, एक प्लेन सरफेस बोलते हैं, टाइल्स टाइप का, बिल्कुल प्लेन है, उस टाइप का एक सरफेस मान लो। यहाँ से सबसे पहले हमने लाइट भेजी, इस टाइप से, दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है बिल्कुल अच्छी तरीके से। लाइट भेजी और यहाँ पे आके वो टकरा गई। कहाँ से आई थी, मान लो ये एयर है, एयर से आई थी, टकरा गई, और इसके जो एटम्स हैं, जो ये इधर बैठे हुए थे, उसने आके चल निकल यहाँ से, थोड़ा बहुत एनर्जी अमरूद खा ली है, और बाकी का आके चल निकल, हमें पसंद नहीं है तेरी अमरूद। तो वापस लाइट इधर से, देखो एयर से आई थी और वापस ही एयर में चली गई, और इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। देखो एयर से आई थी और एयर में चली गई, इसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान है। तो जो लाइट आई थी, जो लाइट आके टकराई थी, उसको क्या बोलते हैं, लिखो इंसिडेंट रे। और जो लाइट वापस चली गई रिफ्लेक्ट होने के बाद, रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक करने के बाद चली गई, उसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल आपके मन में सही आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरीके से आपने समझ लिया। अब देखो, सबसे पहले रिफ्लेक्शन दो तरीके का हो गया है, जो मैंने रिफ्लेक्शन दो तरीके का होता है। खुद सोचो कि मान लो रास्ते में, अभी लाइट में, लाइट के रास्ते में एक सब्सटेंस आ जाता है जो लाइट को पास नहीं होने देता। वो सब्सटेंस कैसा हो सकता है, मान लेते हैं वो सड़क हो गई, बिल्कुल टूटी फूटी, हाँ भाई सड़क का एग्जाम्पल तो लेना पड़ेगा। और दूसरा क्या आ जाए, एक मिरर आ जाए, जो आप, जिससे आप अपना चेहरा, कि जो अपना होता है बाल ठीक करते हो उस टाइप का। तो मान लो एक सड़क आ जाए, तो सड़क पे मान लो लाइट जाएगी। खुद सोचो, यहाँ पे लाइट आई और ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर टकराई, तो कहाँ जाएगी, जैसे देखो अभी बिल्कुल जैसे जैसे ये आई थी उसी टाइप से चलेगी। लेकिन ऊबड़ खाबड़ टकराने के बाद क्या होती है, कभी ऐसे चली जाए, मान लो ऐसे चली जाए, ऐसे चली जाए, कोई भरोसा नहीं, टकराने के बाद कहीं भी जा सकती है। लेकिन मान लो अगर हमने प्लेन सरफेस पर भेजा, प्लेन जैसे ऐसे समझ सकते हो, ऊबड़ खाबड़ बदमाश बच्ची है, मान लो कि अमरूद खा भी लिए बहुत ज़्यादा और थप्पड़ मार के कहीं भगा दिया, मार मुड़ के गिरा दिया, ये अलग बात है। लेकिन अगर प्लेन सरफेस होगा तो यानी कि अच्छे बच्चे होंगे, वो कहेंगे अमरूद चखा दो, जी भाई साहब हमें पसंद नहीं है, आप जा सकते हो। तो प्यार से उसे भेज दिया, जैसे आया था उसी टाइप से वो चला गया। तो ये भी एक अच्छा रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है, ये भी रिफ्लेक्शन है। रिफ्लेक्शन में हो क्या रहा है, वापस भेज रहे लाइट को, इधर भी भेज रहे, इधर भी भेज रहे हैं। लेकिन ये कैसा रिफ्लेक्शन है, इसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जो गंदे बच्चे वाला रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि इसके अंदर जो रिफ्लेक्शन आपको मजेदार देखने को नहीं मिलेगा, इस टाइप से आपको लाइन नहीं दिखाई देगी, सिंपल सा। ठीक है, यानी कि ऊबड़ खाबड़ रहेगी, रेगुलर सरफेस नहीं रहेगा। अगर इंग्लिश में, अंग्रेजी में बात करें तो ये जो है, ये क्या है, इर्रेगुलर सरफेस। इर्रेगुलर सरफेस यानी कि प्लेन सरफेस नहीं है। इर्रेगुलर सरफेस पर क्या होता है, ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होता है। अगर मान लो रेगुलर सरफेस, या बोले तो क्या, प्लेन सरफेस आ जाए, रेगुलर सरफेस आ जाए, या बोले तो प्लेन सरफेस आ जाए, तो उस पर जो रिफ्लेक्शन होता है वो कैसा रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। बिल्कुल आसान। इसको आप डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और या इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी बोल सकते हैं। देखो, रेगुलर रेगुलर सरफेस रिफ्लेक्शन, इरेगुलर सरफेस इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ये तो आपको इतना तो समझिए गए होगे। तो इतना हमने देखा कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या होता है उसके अंदर। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इधर देखो, पहले वापस हम इसी डायग्राम पे आते हैं। अभी हमने देखा कि इंसिडेंट, अभी इस गंदे बच्चे से तो हम बातें नहीं करते, यानी कि इसके बारे में हमने जितना पढ़ लिया बहुत है। गंदे बच्चों के मुंह नहीं लगते, हम पढ़ेंगे अच्छे बच्चे वाले, जो आप नहीं हो, सॉरी हो, तो अच्छे बच्चों से पढ़ेंगे। देखो ये दिखाई दे रहा है, ये आई लाइट, जैसे आई वैसे वापस चली गई। तो यहाँ पर हम मैथ पढ़ने वाले हैं इसके अंदर। जी हाँ, साइंस में मैथ जोड़ दिया अलग से। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखो एक लाइन खींचते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्मल, और हिंदी में लंब। हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। वैसे तो आप इंग्लिश मीडियम के हो, इसको क्या बोलोगे आप, नॉर्मल। नॉर्मल क्यों बोलोगे यार, नॉर्मल लाइन है ना, सीधी, हमेशा सीधी रहती है नॉर्मल लाइन। तो इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल लाइन बोलते हैं। ये खींचते हैं कि मैथ पढ़ने के लिए। ये देखो,
इस देखो ये एक लाइन नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे, इसके बीच में कोई एंगल बन रहा है? जी हाँ, 7वीं क्लास में पढ़ा था। नहीं पढ़ा था? अरे पढ़ा होगा, मुझे याद है, तो भरोसा है आप पे याद नहीं है। मान लो ये इसके बीच में कोई भी एंगल बनता है, उसका नाम दे देते हैं हम थीटा 1। क्या नाम दे देते हैं? थीटा 1। इसके बीच में कोई एंगल बनता होगा, इसको नाम दे देते हैं थीटा 2। सर थीटा 1 थीटा 2 समझ नहीं आ रहा? कोई बात नहीं, इसको मान लो एक्स मान लो, इसको मान लो वाई मान लो। एंगल दिखाई दे रहा है दोनों आपको? ये दोनों, इसको हमने एंगल मान लिया एक्स, इसको मान लिया वाई। एंगल क्यों माना? अरे इतना तो पता ही होगा भाई साहब आपको कि दो लाइन के बीच में अगर कोई कोना दिखाई दे जाए इस टाइप से, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? एक एंगल बन जाता है। तो देखो यहाँ पे ये एक लाइन नॉर्मल मान लो, एक इंसिडेंट मान लो। रुक जाओ, लाल पेन से लिखता है तब दिखाई देगा। एक ये नॉर्मल और एक ये इंसिडेंट, ये दिखाई दे रहा है। तो इसके बीच का एंगल थीटा 1 और इस ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल थीटा 2। ये आपको समझ आ गया इतना मैथ? हाँ। तो अब रिफ्लेक्शन होने का यानी कि बोलते नहीं जो अभी गंदे बच्चे से मुँह नहीं लगा रहे, अच्छे बच्चे क्यों अच्छे बच्चे होते हैं? क्योंकि वो नियमों का पालन करते हैं। टीचर्स ने उनको नियम बता रखे कि आपको अच्छे कपड़े में आना है, रोज़ पढ़ना है। जैसे मैं अभी आप बता रहा हूँ आपको लिखना है, लेकिन आप लिख नहीं रहे हो, आप सो के देख रहे हो, मुझे इतना पता है, और लिख रहे हो तो आप अच्छे बच्चे हो। तो यहाँ पर हमें इसके कुछ नियम बता रखे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के, उसके कुछ नियम बता रखे हैं। चलो सबसे पहले नियम जान लेते हैं। ये पे जान लें। हाँ पेज बचा हुआ है, पेज बचाएंगे थोड़ा। ओह एक सेकेंड, हाँ दिखाई दे ओवर रे। हाँ माफ़ करना, रुकावट के लिए खेद है। तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के कुछ नियम बता रखे हैं, जिसको उन्होंने नाम दे दिया पढ़ने वाले बच्चों ने, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ जी हाँ, आपने तो पढ़ रखा है बिल्कुल। क्या हुआ है? भूकंप आ रहा है क्या ये? अरे नहीं भूकंप नहीं आ रहा, ये एंड रह गया यहाँ भूकंप आने। हाँ अब ठीक है। इसको क्या नाम दे दिया? लॉज ऑफ, रुक जाए इसको इधर कर लेता मैं आराम से, आप पढ़ा पाओगे। दिखाई दे रहा है? अरे हाँ हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो इसके जो कुछ नियम है, रेगुलर के लिए कुछ नियम है, उसको क्या बोलते हैं हम? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब क्या लॉज है? पहला लॉ है कि देखो सबसे पहले देखो ये आई आर मैंने लिखा, आई आर का मतलब क्या है? इंसिडेंट रे। कौन सी? देखो ये दिखाई दे रही है इंसिडेंट रे आई आर। अब मान लो मैं लिख दूँ तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए क्या लिखेंगे? इंसिडेंट के लिए आई आर लिखा है, तो रिफ्लेक्टेड के लिए तो शायद हमें आर आर लिखना पड़ेगा। हाँ आई आर, आर आर, और तीसरी लाइन कौन सी दिखाई दे रही है आपको? नॉर्मल। नॉर्मल के लिए क्या लिखे? एन लिख देते हैं। तो जो ये 3 लाइन दिखाई दे रही है, इंसिडेंट रे वाली, रिफ्लेक्टेड रे वाली और नॉर्मल वाली, आर ऑल लाई इन ए सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब जैसे मान लो ये लाइट है, एक ये पेन है। ओह पेन दिख गया क्या आपको? ये देखो, एक ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड जा रही है, दिखाई दे रहा है आपको ऐसे इस टाइप से। ये इंसिडेंट आई, ये रिफ्लेक्टेड गई, और इसके बीच में तीसरा पेन आ गया, ये नॉर्मल है। और ये सब क्या है? ऐसे खड़े हैं, यानी कि एक कागज़ के ऊपर ऐसे खड़े हैं इस टाइप से। उसी को क्या बोलते हैं? एक प्लेन में है। एक प्लेन मतलब एक ही कागज़ के ऊपर, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, इस टाइप से। एक ही कागज़ के ऊपर, एक ही कागज़ के ऊपर खड़े, किसी और कागज़ के ऊपर खड़े नहीं है। ये सब वो समझ सकते हो। तो ये सब क्या है? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये क्या बता दिया? पहला नियम। यानी कि अच्छे बच्चों का पहला नियम क्या है? कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन ए सेम प्लेन, एक ही प्लेन में होता है। अब दूसरा नियम क्या बताया? दूसरा नियम बताया कि जो थीटा 1 होता है, जो हमने इधर माना था थीटा 1, इधर ये एंगल इज इक्वल टू थीटा 2 होता है। यानी कि जितने एंगल से ये आया था यहाँ पर, उतने ही एंगल से चला जाएगा। अब मान लो ये 30 डिग्री से यहाँ पे आया था, तो ओह रे क्या हो रहा है? ये पसीना इधर से आया, 30 डिग्री पर आया, तो वापस भी कितने पर जाएगा? 30 डिग्री पर जाएगा। जी हाँ, यही दूसरा आपका नियम है कि एंगल, इसको मैं थीटा 1 दे दिया ना, इसको नाम जो साइंस में पढ़े लिखे बच्चे होते हैं वो अभी कमेंट करने लग जाएंगे, सर आप गलत पढ़ा रहे हो। इसको हम बोलते हैं एंगल आई, इसको बोलते हैं एंगल आर। जी हाँ, क्या बोलते हैं? एंगल आई और एंगल आर। एंगल आई क्या होता है? अब कोई बच्चे कहेंगे कबाड़ा मचा दिया यहाँ पर, मैं कह रहा हूँ नोट्स मिल जाएंगे, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? एंगल आई क्या होता है? एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आर को क्या बोलेंगे बता दो? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब कई बच्चे कहेंगे अरे गुरुजी आपने क्या कर दिया, गंदे बच्चे के ऊपर लिख दिया। हम कहा था ना गंदे बच्चे को इग्नोर करो, बस उस टाइप से। इसका मतलब क्या? एंगल आर। ठीक है, समझ आ गया? ये एंगल आई, एंगल आर। तो नियम दूसरा क्या बताता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का दूसरा नियम क्या कहता है? कहता है कि थीटा 1 यानी कि बोल सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो चलो एक बार कुछ एग्जांपल करते हैं, खुद बताना। ये आप देखो इतना पढ़ चुके हो, खुद बताना जब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ आपसे। मान लो ये एक इंसिडेंट रे आई, यहाँ पर टकराई, वापस चली गई। ये एक लाइन हम नॉर्मल खींच दिया। सर ये नॉर्मल डांस क्यों कर रहे हैं? डांस करते रहते हैं हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो ये मान लेते हैं आई थी 45 डिग्री पर,
तो बताओ कितने डिग्री पर जाएगी, एक्स की वैल्यू बताओ, जल्दी बताओ, तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। चलो बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। तो इतना तो ये सबसे फर्स्ट तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो आपने कर ही लिया होगा आंख बंद करके ही। क्या है कि देखो अभी बताया था जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से जाएगा, यानी कि जो ये एंगल आई है ये किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के। तो एंगल बाय आई बराबर, ये छोटा छोटा लिख रहा हूँ क्या, बड़ा बड़ा लिखता हूँ, एंगल आर। वाह। तो ये अगर 45 डिग्री है और एंगल आर कितना माना था अभी हमने, एक्स माना था, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, 45 डिग्री आ गई। बहुत आसान क्वेश्चन था ये। समझ आया आपको, हाँ समझ आ गया। देखो अगर कुछ डाउट हो ना, जैसे अभी कितना हो रखा है, ये 25:51 हो रखा है, तो ये टाइम स्टैम्प डाल के आप कमेंट डाल सकते हो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, उसी टाइम रिप्लाई कर दूंगा, उसी टाइम नहीं 2-3 घंटे बाद। हाँ समझ गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, मज़ेदार क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें एक्स की वैल्यू बताओ, फटाफट कमेंट करो अभी जल्दी। कर दिया, वेरी गुड। तो अभी देखो इसको वाई को छोड़ने के लिए भूल जाते हैं। अभी हमें किससे मतलब है, इंसिडेंट रे से, रिफ्लेक्टेड रे से। जितने एंगल से आए, कितने एंगल से आए, 45 डिग्री से, तो जाएगा कितने डिग्री से, ये देखो ये तो नॉर्मल है, तो अगर 45 से आए तो जाएगा भी तो 45 से, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 45 डिग्री। ये तो ऊपर वाले जैसे आंसर आ चुका है एक्स वैल्यू। अब हमें हमसे पूछा वाई, तो ये खुद देखो ये कुछ इस टाइप से दिखा रखा है, ये एक 90 डिग्री है, नॉर्मल जो खींचा हुआ है 90 डिग्री है ये, तो इसमें इस टाइप से काट दिया है, ये एक्स है, ये वाई है। ये आप 7th 8th क्लास में किया करते थे। एक्स कितना निकल गया अपना, 45 निकल गया, तो वाई कितना निकलेगा खुद बताओ। अरे भाई दिखाई दे रहा है ना ये साफ साफ 90 डिग्री नहीं दिखाई दे रहा, कि जब भी नॉर्मल हम खींचते ना किसी भी सरफेस पर, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल होता है, इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। देखो ये पूरा 90 है, ये 45 है, तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे बताना आपको। सोचो जल्दी कमेंट करो, टाइम है आपके पास। ये कितना निकल गया, 45, और ये पूरा कितना है, 90। ये पूरा मतलब इस एक्स को जोड़ेंगे, ऐसा समझ लो, ये आधा लड्डू, ये आधा लड्डू, ये एक्स वाला लड्डू, ये वाई वाला लड्डू, दोनों लड्डू को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, जो अपना हमें चाहिए था। तो उसी टाइप से है कि एक्स इतना है, वाई इतना है, तो क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। अरे इतना हिंट दे दिया, अब तो कर लो। हाँ कर लिया आपने, वेरी गुड। एक्स प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। एक्स को, एक्स वाले एंगल को वाई वाले एंगल को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एक्स कितना है, ये निकल रखा अपना 45, प्लस वाई बराबर 90। वाई को हम इधर रखेंगे, 45 को उधर ले जाएंगे, तो 90 माइनस का 45। मैं जानता हूँ थोड़ा कुछ ज़्यादा बेसिक हो रहा है, बट हाँ फर्स्ट क्लास है तो व्यूज़ के लिए हम इतना करना पड़ेगा। अरे मजाक कर रहा है वो। तो वाई बराबर कितना आ गया यहाँ से, 45 डिग्री आंसर आ चुका है। बहुत आसान क्वेश्चन था जी सर, बहुत आसान क्वेश्चन था। देखो लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में, लेक्चर 3 में हम अच्छे से थ्योरी करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट भी समझेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, और लास्ट वाले चैप्टर में एनसीईआरटी जितने बुक आपने धरती पर देख रहे सारे के आपको क्वेश्चन आप खुद करने लायक हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं बता देता हूँ अभी तक हमने कितना सीख रखा है, क्या बताते हैं, समरी। ठीक है, समरी में क्या है, सबसे पहले हमने पढ़ा था लाइट के बारे में। लाइट क्या है, एक एनर्जी, हमने पढ़ लिया था, दोबारा तो नहीं लिखूंगा मैं। फिर हमने पढ़ा सोर्स के बारे में। सोर्स 2 तरीके का होता है। देखो लेक्चर करने के बाद आपको इसी तरीके से समरी लिखो, टॉपिक का नाम लिखो, और आपको फिर इसके अंदर खुद लिखना है, मैं छोड़ दे रहा हूँ जगह, ताकि आप बिना देखे लेक्चर करते ही खाली पेज लो, उसके अंदर लिखो, जिससे आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। लाइट के बारे में लिखो जो भी याद है, गलत सलत जो याद है, अगली बार से आप और ध्यान से पढ़ोगे ताकि मैं उसमें लिख सकूँ। फिर अपने मार्क्स दो कि ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, इस टाइप से, ताकि आपको प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, लाइट एक तरीके का एनर्जी होती है। सोर्स 2 तरीके का होता है, कौन सा, लुमिनस और नॉन लुमिनस। ठीक है, तीसरा हमने क्या पढ़ा था कि लाइट एक मीडियम से प्रोपोगेट होती है। मीडियम 3 तरीके का होता है, हमने पढ़ा था इस टाइप से कुछ, राइट। उसके बाद अगर मीडियम के रास्ते में कोई ओपेक सब्सटेंस आ जाए, तो अब क्या हमने पढ़ा था, क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। और आपने बहुत जल्दी सीख लिया है, यानी कि आधे घंटे के अंदर हम रिफ्लेक्शन तक आ चुके हैं। रिफ्लेक्शन के लॉज भी हमने कंप्लीट कर लिए बिल्कुल अच्छी तरीके से। अब इतना तुमने पढ़ लिया है तो पढ़ो ऐसा कि इसके बाद से कोई तुम्हारा सवाल ना छूटे। ठीक है।